नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैल्यू फाइनेंशियल में। आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड में स्कीम का सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और एक स्कीम को सेलेक्ट करने के लिए उसको एनालाइज कैसे किया जाए, जो स्कीम में हमने सेलेक्ट किया उसको कैसे एनालाइज किया जाए। आइए समझते हैं। सबसे पहले जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो करने से अपने आप से 2-3 सवाल जरूर करें। वो सवाल क्या हो सकते हैं कि आपको कब अपना पैसा चाहिए, व्हेन यू नीड योर मनी, आपको अपना पैसा कब चाहिए। सपोज कीजिए आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे की जरूरत आपको अभी से 6 महीने के बाद है या साल भर के बाद है। अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल से कम है, पैसे की जरूरत 3 साल से पहले पड़ जाती है, तो आपको डेट स्कीम्स में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप पैसे को लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड छोड़ सकते हैं तो आप इक्विटी स्कीम्स में जाइए। उसी तरह से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ एक सवाल जरूर पूछें कि ये इन्वेस्टमेंट आप क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है इस इन्वेस्टमेंट को करने का। और हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे एक गोल को अटैच कीजिए। मान के चलते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, या अपने बच्चे की शादी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर ये सब आपके पर्पस हैं, ये अगर आप गोल अटैच हैं आपके साथ, इसका मतलब ये है कि आपके पास समय बहुत है अपने इन्वेस्टमेंट को देने के लिए। कोई व्यक्ति अगर जो 30 से 35 साल के बीच का है उसके पास, और वो रिटायरमेंट की सोच रहा है, तो वो 60 साल की उम्र में मान लीजिए वो रिटायर होता है, तो उसके पास 25 से 30 साल का समय है। कोई आदमी अपने बच्चे के एजुकेशन के बारे में सोच रहा है, उसका बच्चा अगर आज 1 साल का है तो उस पैसे की जरूरत उसको 17 या 18 साल के बाद पड़ेगी। उसी तरह से अगर शादी के बारे में आप सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो उस पैसे की भी जरूरत आपको 20 साल के बाद पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास टाइम बहुत है, अगर आपके पास समय बहुत है तो आप इक्विटी स्कीम्स में जा सकते हैं। लेकिन आपके पास समय नहीं है, आप जो फंड बना रहे हैं वो फंड आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना रहे हैं कि घर में कोई इमरजेंसी हो तो मैं उस फंड को यूज कर सकूं, वो इजीली अवेलेबल हो मेरे पास, तो आप डेट फंड्स में जाइए। आपके लिए एडवाइजेबल होगा डेट फंड्स में जाना। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अब अपने आप से सवाल ये जरूर करें कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। अगर आप तैयार हैं रिस्क लेने के लिए, सपोज कीजिए कि आप कहीं पे पैसा जमा कर रहे हैं और आप जानते हैं कि ये पैसा 20% 30% तक नीचे जा सकता है। अगर आप तैयार हैं तो इक्विटीज में जाइए। अगर आप तैयार हैं कि मेरे पैसे पे एक्सट्रीम डाउनफॉल जाएगा, तो उसके लिए अगर आप रेडी हैं तो आप इक्विटी स्कीम में आइए। लेकिन आप अगर तैयार नहीं हैं, आप नहीं चाहते कि मैं कोई रिस्क लूं, आप नहीं चाहते कि मैं किसी तरह का रिस्क अपने पैसे पे लूं, तो आप डेट फंड्स में जाइए। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो इक्विटी, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो डेट्स। रिस्क डेट फंड्स में भी है, लेकिन कंपेयर टू इक्विटी बहुत कम रिस्क होते हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप ओवरनाइट फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रिटर्न बनेगा ये एफडी के आसपास का रिटर्न बनेगा, 3 से 4%, 4 से 5% ये रिटर्न्स बनेंगे आपको। तो आप इसमें जा सकते हैं। आप जितना समय देंगे उतना आप इक्विटी की ओर जा सकते हैं और आपका रिटर्न ज्यादा बन सकता है। आखिरी एक सवाल और आप कर सकते हैं अपने पास से, हाउ लॉन्ग, आप कितना समय दे सकते हैं अपने पैसे को। हाउ लॉन्ग यू नीड टू इन्वेस्ट, कितने दिनों तक आपको जरूरत है। अगर आपका गोल रिटायरमेंट है, अगर आपका गोल बच्चों की पढ़ाई है, अगर आपका गोल बच्चे की शादी है और इस तरह के कुछ गोल हैं, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आप इक्विटी फंड्स में जाइए, और अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो आप डेट फंड्स में जाइए। अब आइए समझते हैं कि इक्विटी को कैसे चूज करना है और डेट को कैसे चूज करना है टाइम होराइजन के अकॉर्डिंगली। सपोज कीजिए आपके पास समय है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप 3 साल के लिए ही कर सकते हैं। 3 साल के बाद आपको उस पैसे की जरूरत है, या आपने एक गोल ऐसा बनाया जो 3 साल में ही पूरा हो जाएगा या आने वाले 2 साल में ही पूरा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, डेट फंड्स में जाइए। अगर साथ मान लिया जाए आपका जो गोल है वो 1 to 3 ईयर्स है, तो आप डेट फंड्स में जाइए। डेट फंड्स में ढेरों स्कीम्स हैं अवेलेबल। अगर आपका टाइम होराइजन 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स है
या 7 ईयर्स मान लीजिए इसको, 7 ईयर्स है, तो आप यहाँ पे या तो हाइब्रिड फंड्स चूज कर सकते हैं या फिर लार्ज कैप। हाइब्रिड फंड्स में लार्ज कैप से भी कम रिस्क रहेगा। लार्ज कैप होगी जो बड़ी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट की, जो टॉप 100 कंपनियां हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट होगा। और हाइब्रिड में क्या है कि यहाँ पे कुछ फंड्स डेट में भी इन्वेस्ट किया जाएगा और कुछ फंड लार्ज कैप में या इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ रिस्क और भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 7 साल है तो ये एडवाइजेबल है आपके लिए। अगर आपका टाइम होराइजन 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स और 12 और 15 ईयर्स है या 7 ईयर्स से ज्यादा है, तो आप जा सकते हैं मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में, या फिर एक और स्कीम है जिसमें जा सकते हैं, वो बोलते हैं फ्लेक्सी कैप में। तो आपके पास अगर ये टाइम होराइजन अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्कीम चूज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम स्कीम को एनालाइज कैसे करें। हम कैसे एनालाइज करें कि कौन से स्कीम पिक करने चाहिए, कौन से स्कीम नहीं लेने चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 50 कंपनियां ऐसी हैं जो काम कर रही है, जो आपका डिपॉजिट लेती हैं। 50 कंपनियों के अगर हर एक स्कीम में एक एक भी स्कीम हुए हर एक कैटेगरी में, तो 50 स्कीम हो जाएंगे। अब 50 में से कौन से स्कीम आपको चूज करने चाहिए, उसको कैसे एनालाइज किया जाए, आइए समझते हैं। हाउ टू एनालाइज स्कीम्स। सबसे पहले अगर आप कोई स्कीम चूज करने जा रहे हैं या किसी भी स्कीम को चूज करना है तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए। ये आपको इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे वेबसाइट हैं वहां इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो बेस्ट सोर्स है वो है म्यूचुअल फंड सही है .com। आप वहां जाइए और जाकर के उनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक कीजिए। आप एक बार जब पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको चेक करना है कि उस फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं, तो वो कौन सी एएमसी से है और इस फंड को चला रहा है वो फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर, इस फंड आप कौन सी एएमसी का है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब आप फंड मैनेजर के बारे में रिसर्च करें तो आप फंड मैनेजर के बारे में ये रिसर्च करें कि फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है, फंड मैनेजर कितने सारे फंड्स को मैनेज कर रहा है। सपोज कीजिए कि ये फंड मैनेजर एक स्मॉल कैप को मैनेज कर रहे हैं, इसके अलावा और कितने फंड को मैनेज कर रहे हैं, उनकी टीम क्या है, इनका खुद का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, जिन स्कीम्स में को इन्होंने मैनेज किया है उन स्कीम्स ने कितना परफॉर्मेंस दिया है, कैसा परफॉर्मेंस दिया है, वो एनालाइज कीजिए। तब जाकर के आप कोई एक स्कीम पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आप उतना सेलेक्ट कर लिया, आपने पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से सपोज करें कि 50 में से 10 पे आ गए, अब 10 में से 5 में आ गए, ये जहां 5 लोग ऐसे मिले आपको जिनके फंड मैनेजर अच्छे थे, जिनका फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा था। अब उस 5 में से आपको देखना है कि एक्सपेंस रेशियो, खर्च का रेशियो किसका सबसे कम है। खर्च का रेशियो कहने का मतलब है कि अगर किसी का खर्च का रेशियो 1% है, तो मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपया उस स्कीम में डाल रहे हैं तो 1% जो है वो चला जाता है उसके खर्च में। अगर आप किसी स्कीम, अगर आपने जो 5 स्कीम पे आए हैं, अगर उस 5 में से कोई ऐसा भी फंड है जो जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है या किसी का 2% है, तो जो जितना कम होगा वो उतना बेटर होगा। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेटर है। आप उस तरह से। उसके बाद कंसिस्टेंसी देखिए। आपने सपोज किया कि आपने 3 स्कीम ऐसे देख लिए जिनका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, जिसके फंड मैनेजर काफी अच्छे हैं, जिनका पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अब उनकी कंसिस्टेंसी देखिए आपस में कि कितने कंसिस्टेंटली वो रिटर्न बना रहे हैं। सपोज कीजिए एक स्कीम ऐसा है जो पहले साल में, फर्स्ट ईयर में मान के चलिए कि उसने 15% का रिटर्न बना के दिया, सेकेंड ईयर में वो 5% का रिटर्न बना करके दे रहे हैं, और थर्ड ईयर में 8% का रिटर्न बना रहे हैं, फोर्थ ईयर में सपोज कीजिए कि वो फिर 4% का रिटर्न बना रहे हैं। तो अगर ऐसा रिटर्न बना रहे हैं और कोई एक स्कीम ऐसा है जो फर्स्ट ईयर में 10% का रिटर्न बना रहा है, सेकेंड ईयर में 8% का रिटर्न बना रहा है, थर्ड ईयर में फिर से मान लीजिए 11% का रिटर्न बना रहा है, फोर्थ ईयर में फिर 10% का रिटर्न बना रहा है, तो ये ज्यादा कंसिस्टेंस है। इनका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छा है। इनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं है
क्योंकि जब मार्केट गिरा है तो ये 5% तक गए हैं, लेकिन अगर मार्केट गिरा है तो ये 8% में ही रुके हैं। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन यहाँ अच्छा है, यहाँ उतना अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से आप इसको चूज कीजिए। तो यहां से आप एनालाइज कर पाएंगे कि किस स्कीम को चूज करना चाहिए। ये तो हो गया स्कीम चूज करने के बारे में। अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। आपने स्कीम चूज कर लिया, सारा कुछ कर लिया, आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होगा आपका, ये आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक कॉर्पस जमा कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, मतलब आपके पास बहुत समय है, आप इक्विटी फंड में गए, आपने ये सारा प्रोसेस लगा करके स्कीम भी चूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। किसी एक ही स्कीम में सारा पैसा डाल देना या कंटिन्यूअसली डालते रहना। सपोज कीजिए कि आपने डिसाइड किया कि मैं 10,000 रुपए पर मंथ डालूंगा या हर साल 1 लाख रुपए डालूंगा, तो उसको 2-3 स्कीम्स में डिवाइड कीजिए। स्मॉल कैप अगर आप ले रहे हैं तो मिड कैप भी लीजिए, कुछ परसेंटेज आप फ्लेक्सी कैप भी लीजिए। इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। अब आइए समझते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? ये एडवाइस, अगर आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज कीजिए आज एक इन्वेस्टमेंट किया, फिर 6 महीने के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर साल भर के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर आप मंथली मोड में जा रहे हैं, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करते जाइए। अगर आपने स्मॉल कैप में डाला है कुछ पैसा, तो फिर से उसमें एक बार टॉप अप कीजिए अगर वन टाइम डाला है तो। और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। इससे होता क्या है कि आपका कॉस्ट ऑफ परचेज घट जाता है, जो कि आपको बेनिफिट देता है। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है? जब मार्केट बढ़ रहा है तो यूनिट प्राइस हाई रहेगा, जब मार्केट गिर रहा है तो यूनिट प्राइस लो रहेगा। और आप दोनों मार्केट में अगर परचेज कर रहे हैं तो एक एवरेजिंग हो जाएगी, जिसके चलते आपका कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमें 3 चीज समझा कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप क्वेश्चंस जरूर पूछें अपने आप से कि आपको क्या करना है, आप स्कीम को एनालाइज कैसे करें, और इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। इस तरह की और वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।